नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने पर होगी चर्चा। भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से होगा लागू। भारत में 10 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश का हित सर्वोपरि। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ नई शांति वार्ता का रखा प्रस्ताव। यूक्रेन और रूस के बीच अगले सप्ताह हो सकती है बातचीत। राजस्थान में मॉनसून अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। 28 जिलों में भारी से मूसलाधार बारिश का अलर्ट। केरल और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी। खेल की खबरों में हंगरी में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 6 पदक के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह करेगी। 21 अगस्त तक चलेगा ये सत्र और सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज होना है। डीडी न्यूज से खास बातचीत की संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने। उन्होंने बताया कि मॉनसून सत्र में कई अहम बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और सभी की निगाह है कि क्या अहम विधायी कामकाज होगा और साथ ही साथ विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर तैयार है। इस सत्र के दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जब भी संसद सत्र की शुरुआत होती है हम देखते हैं कि ये बहुत चर्चा होती है कि कौन से बिल सरकार ला रही है, तो एजेंडा क्या रहेगा सर? मानसून सत्र में एक अलग सा एक परिस्थिति बनता है। ये गर्मियों के दिन, बरसात के दिन में ये सत्र है, तो इसमें कोई फाइनेंस का मेजर बिल नहीं होते हैं, बजट का इशू नहीं होते हैं। कोई सप्लीमेंट्री डिमांड होगा तो आ सकते हैं, अदरवाइज इसमें जो देश के लिए कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए अच्छा मौका मिलता है चर्चा करने के लिए। और जो सत्र का जो नियम होता है, जैसे क्वेश्चन आवर होते हैं, प्रश्न काल के अलावा और कुछ नियम होते हैं जिसको बहुत गंभीरता से हर सत्र में लिया जाता है। वैसे ही इस प्रकार हम तैयार किए हैं। बहुत अच्छी नंबर्स में क्वेश्चंस और नोटिसेस शुरू हुए हैं जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है। एमपीज़ ने बहुत अलग अलग विशेष करके कुछ मिनिस्ट्री में तो भर करके उन्होंने क्वेश्चंस भरे हैं, तो रुचि है एमपीओ में, ये दिखाई दिया है। और फिर कुछ वर्तमान काल में ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सांसद चर्चा करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा के लिए आगे आएंगे। और कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे। शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। तो हमने सारा बिल्स का भी तैयारी करके रखा है। और जो 1 महीने का सत्र है तो इसमें हम किस तरीके से बिल्स को लाएंगे उसका भी एक रूपरेखा तैयार किया हुआ है। विपक्ष की लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें
कहा जा रहा है कि बिहार का जो मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा है या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा जा रहा था कि उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन सब मुद्दों पर वो बातचीत कर रहे हैं, शायद वो सदन के दौरान उठाएं। तो क्या तैयारी है, उस पर आप लोगों का क्या रोल? कोई भी विषय जो महत्वपूर्ण विषय होता है उसमें तो हम चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कोई भी चर्चा हो वो नियम के तहत ही हो सकता है। मान लीजिए हमारे पड़ोसी एक देश है या ऐसे देश का मुद्दा है जो लोग चर्चा करना चाहते हैं सदन में, लेकिन परंपरा रही है कि हम अपने पड़ोसी देश या किसी देश का मुद्दा को अलग से हम संसद में चर्चा नहीं करते हैं। मान लो कोई केस जो अदालत में चल रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये सब जुडिस है और मामला अदालत में चल रहा है तो इसका चर्चा सदन में नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ प्रथा है, कन्वेंशन है, तो जिसको देखते हुए अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा मुद्दा लाएंगे जो अनुकूल नहीं है, जो चर्चा करने के लिए किसी तरह से हमको इजाज़त नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम नियम से बंधे हुए हैं। लेकिन आमतौर पर तो हम खुले मन से सांसदों का जो मांग है उसको पूरा करके हम चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। पिछला जो सत्र था उसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक आया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और जेपीसी उस पर खूब विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि हर राज्य में जाकर जेपीसी चर्चा करेगी। दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं। क्या मानते हैं जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी? सरकार की बहुत प्राथमिकता में है ये विधेयक। वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नई बात तो है नहीं। देश जब आज़ादी प्राप्त हुई तब वन नेशन वन इलेक्शन ही था। वो तो बाद में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगा करके स्टेट असेंबली का टेन्योर को भंग कर दिया, तब जाकर के स्टेगर्ड चुनाव होते हैं। डेट अलग अलग हो गए, कई राज्यों का चुनाव अभी भी लोकसभा के साथ ही होते हैं। कांग्रेस के समय में 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था ना। उसके बाद में कितना प्रॉब्लम हुआ हम लोग सब देख रहे हैं। हर 6 महीने में तो कुछ राज्यों का तो चुनाव होता ही है, और म्यूनिसिपल है, फिर आपका काउंसिल का चुनाव होता है, फिर पंचायत का चुनाव होते हैं। तो पूरा देश जो है चुनाव में लगभग लगे रहते हैं, चुनाव ही चुनाव है। तो फिर देश का जो साधन है वो भी किसी न किसी तरीके से चुनाव में ही झोंक देते हैं। फिर जब चुनाव होते हैं तो फिर पाबंदी लगता है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं। तो आचार संहिता जब लगता है तो फिर कुछ काम काज नहीं कर सकते हैं, कोई विकास का काम नहीं हो सकता है क्योंकि चुनाव है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई भी समझदार अगर आप राजनीतिक विचार से मुक्त हो करके देश के लिए सोचे, कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, तो इसको विरोध कौन कर सकता है? कुछ लोग अगर विरोध करते हैं तो वो राजनीतिक कारण से करते होंगे, अन्यथा एक देश में एक साथ चुनाव हो ये देश हित में है और सब ये चाहते हैं। विधेयकों की चर्चा की जो इस सत्र में आ सकते हैं, मानसून सत्र में, अगर कोई नंबर बताना चाहे कि कितने नए विधेयक होंगे या कुल कितने विधेयक लाने की तैयारी है? लगभग 17 विधायक हमारे पास में है इस वक्त, तैयारी के स्टेज में है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, वो मैं अभी आपको बोल नहीं सकता क्योंकि पहले घोषणा कर देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। बीएसी में हम प्लेस करेंगे। सरकार हमेशा कहती रही है कि नियमों के मुताबिक तो चर्चा के लिए तैयारी है, लेकिन जिस तरह से हम तैयारी देख रहे हैं विपक्ष की, तो फिर उस पर क्या कहना? विपक्ष अगर तैयार हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तैयारी का साथ आना चाहिए ना। कोई जब मैच खेलते हैं तो तैयारी का साथ आएंगे तो खेल अच्छा होगा, उसका स्टैंडर्ड हाई होगा। अगर आप बिना प्रैक्टिस के ऐसे ही खेल मैदान में घुसेंगे तो खेल भी अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार से देश का सबसे बड़ा पंचायत हमारे पार्लियामेंट में अगर आप बिना तैयारी के साथ आते हैं तो फिर ये ठीक बात नहीं है, ये जनता का साथ धोखा होगा। ऑपोजिशन भी तैयारी का साथ आना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर ऑपोजिशन कमज़ोर हो जाएंगे, तैयारी का साथ नहीं आएंगे, आकर के सिर्फ हल्ला गुला करना है, तो फिर संसद का सत्र का मज़ा नहीं होता है। और जो विपक्ष के नेता है, बड़े दल का जो नेता है, जैसे नेता प्रतिपक्ष है, वो परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ
तैयारी के साथ आएंगे और उस हिसाब से बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं तो वो बराबरी नहीं होता है ना। नेता प्रतिपक्ष के कई बयानों पर हमने देखा कि सदन से बाहर भी जो बयान देते हैं विवाद हुआ, सदन के अंदर भी उनके बयान को लेकर विवाद होता रहा है। तो इसलिए कई बार टकराव भी बहुत हो जाता है सत्ता और विपक्ष के बीच। पुराने नेताओं को देखते थे तो वो पूरा तैयारी के साथ आते थे और मुद्दे पर बहुत जोरदार अपने बात रखते थे। 2014 के बाद ऑपोजिशन का जो स्पेस है वो एक तरीके से वो खाली हो गया है, वैक्यूम हो गया या कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि हमको इस तरीके का ऑपोजिशन नेता मिले नहीं हैं 14 के बाद। क्योंकि उससे पहले तो हमने देखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन होते थे। किसी ना किसी कारण से ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया कि सरकार तैयार है, हमारा नेता पूरा तैयार के साथ एकदम अपने बात रखने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से उसके बराबर का कोई मुद्दा नहीं उठता है। अगर मेच्योरिटी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात रखते हैं तो उसी मेच्योरिटी के साथ जवाब देंगे। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन तस्वीर ले करके वहाँ दिखाएंगे और गाली देंगे और किसी का लिखा हुआ चिट को वहाँ पढ़ेंगे, फिर नाटकीय ढंग से वहाँ अपना बात रखेंगे, तो उसको मैच्योरिटी के साथ जवाब देने का मौका नहीं होता है सरकार के पास में। तो बराबरी का जो मैच होना चाहिए वो नहीं है इस वक्त। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जब हम नए नए सांसद बने, जो माहौल हम देखते थे उसमें बहुत कमज़ोरी आज के दिन में दिखाई दे रहा है। और हमने अटल जी को भी देखा है, आडवाणी जी को भी देखा है, हमारे पार्टी से और वरिष्ठ लोग थे, सुषमा जी, अरुण जी, कई लोग थे। और कांग्रेस पार्टी में भी हमने देखा है, उसमें प्रणब मुखर्जी, गुलाम नबी आज़ाद और प्रियरंजन दास मुंशी, हमने बहुत करीब से उनके साथ में हमने पार्लियामेंट में बहस करते हुए हमने देखा है। लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गए। अब क्या हो गया कि एक शाउटिंग ब्रिगेड हो गया है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके जो नेता है अथॉरिटी उसके पास है, राजनीतिक जो पावर है, पॉलिटिकल अथॉरिटी उसके पास है, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है। राहुल गांधी की बात करें सर। हाँ, और उनके पार्टी में 2-4 लोग हैं जो अच्छे वक्ता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो खुल के अपने बात नहीं रख सकता है, अपना पार्टी का मत नहीं रख सकते हैं। तो एक विचित्र परिस्थिति बना हुआ है विपक्ष में, खास करके कांग्रेस पार्टी में। काश कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष, अगर वो फुल्ली मैच्योर्ड होते और समझदारी से अपना बात रखते और पार्टिसिपेशन करते, तो हमारे डेमोक्रेसी को बहुत लाभ मिलेगा। तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों ने पहल की है, कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, उसकी एक तैयारी हो रही है। तमाम सांसदों ने दस्तखत कर दिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर कोई जानकारी आप साझा करना चाहें। हाईकोर्ट जज के खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई करना होता है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, विशेष करके उसको अगर हटाना है तो। अभी जो माहौल जस्टिस वर्मा को लेकर के जो गर्मा गर्म लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि वो एक करप्शन केस है और पैसे को जलते हुए तस्वीरें सबने देखा है। अब ये बहुत ही ऑब्वियस और ओपन केस है। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ही रेकमेंड किया है सरकार को, सरकार मीन्स राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, रिपोर्ट को क्लब करके, ये ऐसा रिपोर्ट है और इस पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड कमेटी का रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायाधीश ने पत्र लिख दिया है, कार्रवाई करने के लिए एक तरीके से सिफारिश कर दिया है, इसके बाद आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। अब पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। इसलिए कोई जस्टिस यशवंत वर्मा केस को लेकर के राजनीतिकरण करने का अगर कोई कोशिश करेगा
या उसको बचाने का कोई प्रयास करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। प्रमुख जितना दल है सब एक मत है कि ये तो ओपन एंड शट केस है, करप्शन केस है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। फिर ये संदेश भी है विपक्ष को कि वो सकारात्मक मुद्दों के साथ आएँ, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानसून सत्र में थोड़ा ज़्यादा समय भी होता है चर्चा की। बिल्कुल, हम तो बहुत उत्साहित है। मैं तो निजी तौर पर अगर मैं बताऊं तो मैं पार्लियामेंट सेशन को बहुत एंजॉय करता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन ऐसा एक मौका है जिसमें देश का मुद्दा देश के सामने में रखने का मौका मिलता है। कोई भी सांसद अगर अच्छा पार्लियामेंट्रियन बनना चाहता है और अच्छा पार्लियामेंट का मेंबर है करके लोगों के सामने में अपना इमेज पेश करना चाहता है, तो मैच्योरिटी के साथ अध्ययन करके पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लेना चाहिए या अपना मुद्दे को रखना चाहिए। जो हंगामा करते हैं, नाटकीय ढंग से जो बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल हेडलाइन लेने के लिए नाटकीय ढंग से पेश करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कोई एमपी का, कुछ एमपीस ऐसे होते हैं वो बाहर में उसका न्यूज़ क्या बनना चाहिए, हेडलाइन में तस्वीर आना चाहिए, इसके लिए वो नाटकीय ढंग से अपना बात को रखते हैं। वो लंबा नहीं चलेगा, वो लॉन्ग रन में ये अच्छी बात नहीं है। खबर है कि कोई बहुत बड़ी तैयारी है एक विधेयक के तौर पर, एक कोई ऐसा बिल आने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है। कुछ संकेत देना चाहेंगे? देखिए, हर बिल महत्वपूर्ण है, हर एक विधेयक देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ जो है राजनीतिक तौर पर धमाकेदार होते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि बड़े बिल है। हर विधेयक बहुत बड़ा होता है। हमारे लिए सारे बिल्स, सारे रेजुलेशंस, हर एक पार्लियामेंट का बिजनेस उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्र के दौरान जो सरकार की तैयारी है उस पर खुलकर बातचीत की है संसदीय कार्य मंत्री ने, और साथ ही साथ विपक्ष को एक नसीहत भी है कि वो सकारात्मक मुद्दों के साथ आए। सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा के लिए सदन में तैयार है। महत्वपूर्ण बिल आने हैं, करीब 18 बिल इस सत्र के दौरान संसद में पेश किए जा सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोप के 4 देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस समूह में आइसलैंड, लिंक्सेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। पीयूष गोयल ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष 10 मार्च को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पीयूष गोयल ने कहा कि चारों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते का अनुमोदन कर दिया और नॉर्वे स्थित जो रिपोजिटरी है उसमें अपने दस्तावेज जमा किए हैं। इस समूह ने $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। इसके अंतर्गत $50 अरब समझौता लागू होने से 10 वर्षों के भीतर और वहीं $50 अरब अगले 5 वर्षों में निवेश किए जाएंगे। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में तभी शामिल होगा जब वो देश हित में होंगे। Our negotiation strategy hinges on national interest. At no point of time will the Modi government ever allow national interest to be compromised. That is the pillar on which all negotiations, all discussions, all dialogue with any country in the world is taken forward. और फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का है। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया।
जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की दैनिक आवाजाही से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसी दिशा में आईआईटी मद्रास ने एक बड़ी पहल की। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का सबसे हल्का व्हीलचेयर तैयार किया, जिसका वजन महज 9 किलोग्राम है। YD1 नाम का ये व्हीलचेयर बाजार में उपलब्ध अन्य महंगे व्हीलचेयर्स की तुलना में बेहद कम लागत से तैयार किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया भर में व्हीलचेयर को विकलांगता की निशानी समझा जाता है। व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाते हैं और उनका कहीं आना जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारी भरकम व्हीलचेयर आरामदायक नहीं होते और ये खुद से इस्तेमाल करने की आज़ादी और आत्मनिर्भरता भी नहीं देते। लोगों की इसी मुश्किल को दूर करने के मकसद से आईआईटी मद्रास ने भारत का सबसे हल्का एक्टिव व्हीलचेयर तैयार किया है। YD1 नाम के इस स्वदेशी व्हीलचेयर का वजन महज 9 किलोग्राम है और इसे 3 साल के रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। We've taken time in developing this product so that we can offer the best wheelchair that we can offer to the user, and we've saved as much weight as possible and reduced the economy of effort in pushing the wheelchair as much as possible. The fundamental idea behind creating our product was to reduce the fatigue that is associated with pushing the wheelchair on a daily basis. So if you think of a wheelchair as a mobility device, in our wheelchair what we've done is made sure that the rolling resistance of the wheelchair is as low as possible and made a wheelchair that is monotube, lightweight and offers unparalleled smoothness compared to other products in the market. YD1 व्हीलचेयर अल्ट्रा लाइट मोबिलिटी की मिसाल है, जो पहले सिर्फ आयात किए गए महंगे व्हीलचेयर से ही संभव था। इसे उठाकर कार, ऑटो या सार्वजनिक परिवहन में रखना, संभालना और साथ ले जाना बेहद आसान है। ये उपयोगकर्ता के शरीर, पोस्चर और दैनिक आवाजाही की जरूरतों के अनुसार काम कर सकता है। This wheelchair is also designed in such a way that it fits the user better. Typically, wheelchairs in the Indian market have always been either a one-size-fits-all solution or a wheelchair that is secluded to small, medium and large sizes. We wanted to break that mold and create a product that is tailor-made to the user's requirement and can also be adjusted to fit the user's comfort after the wheelchair has been deployed. YD1 व्हीलचेयर को दुनिया के बेहतरीन व्हीलचेयर के मानक पर डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह कि बाजार में उपलब्ध महंगे व्हीलचेयर की तुलना में इसे बेहद कम लागत पर तैयार किया गया है। इसमें सादगी, स्टाइल और उपयोग करने वालों के लिए अनुकूलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोगों के लिए लाचारी वश लेने की चीज नहीं, बल्कि स्वाभिमान का सामान साबित होगा, जिससे उनकी दुनिया सिमटने की बजाय और बड़ी हो जाएगी। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ नई शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन और रूस के बीच अगले सप्ताह बातचीत हो सकती है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की कि यूक्रेनी रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमरोव ने अगले सप्ताह रूसी वार्ताकारों के साथ बैठक की पेशकश की। ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमने सामने मिलने की अपनी इच्छा को दोहराया। उन्होंने कहा कि शांति सुनिश्चित करने के लिए अब नेतृत्व स्तर पर एक बैठक जरूरी है। इस साल की शुरुआत में तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच 2 दौर की वार्ता से कैदियों और सैनिकों के शवों के आदान प्रदान पर सहमति के अलावा और कुछ नहीं निकला। रूस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये प्रस्ताव यूक्रेन पर रूस की ओर से व्यापक हवाई बमबारी और कुछ घंटों बाद आया, जिसमें कुछ लोग मारे गए। वियतनाम के हेलोंग बे में एक बड़ा हादसा हुआ। हेलोंग बे में शनिवार को तूफानी मौसम के चलते एक पर्यटक नाव पलट गई। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हुई। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। इस नाव में 48 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। नाव पर सवार ज्यादातर लोग राजधानी हनोई से आए थे, बचाव कार्य में जुटे थे। सीमा रक्षकों ने 11 लोगों को बचा लिया। वहीं लापता 8 लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान रात भर जारी रहा। जानकारी के मुताबिक इस तूफान की शुरुआत स्थानीय समय के अनुसार दोपहर में हुई। मौसम के बिगड़ने से भारी बारिश और गरज चमक के साथ ओले भी गिरे। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और रक्षा जन सुरक्षा मंत्रालय से तत्काल खोज और बचाव कार्य करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने घटना के कारणों की जांच के भी आदेश दिए हैं।
फिडे महिला शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जॉर्जिया के बटूमी में प्री क्वार्टर फाइनल में इन चारों खिलाड़ियों ने अपने अपने टाई ब्रेक मैच जीतकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ भारत ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल चरण में 4 खिलाड़ियों के साथ पहला देश बनकर इतिहास रच दिया। खबर राजस्थान से, जहां के 28 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। आईएमडी ने राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में ऑरेंज जबकि पश्चिमी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया। अजमेर में पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भारी वर्षा के कारण शहर की आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई, जिससे शहर की मुख्य सड़कें और निचले इलाके दरिया में तब्दील हुए। मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के साथ साथ सिविल डिफेंस की टीमों को राहत और बचाव कार्य में जुटने का निर्देश दिया गया। लगातार 48 घंटों से बारिश के कारण लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। कई घरों को खाली कराना पड़ा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिनों तक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम एजेंसी ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान जताया। 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। देश के पश्चिमी भाग में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश होगी। बिहार में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।